दोस्तों आज हम एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए। दोस्तों फर्स्ट पेज पर कुछ निर्देश दिए गए रहते हैं, मैं उनको शॉर्ट में पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो 2 नंबर की क्वेश्चन है, यहाँ पर शब्द सीमा 30 होनी चाहिए। 3 नंबर के क्वेश्चन में शब्द सीमा 75, 4 नंबर में 120 शब्द सीमा होनी चाहिए। यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं। अब चलते हैं अपन प्रश्न की तरफ। देखो मैंने कितने कम टाइम में आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। कहीं पूरे यूट्यूब पर कहीं भी ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो गलत पढ़ा रहे हैं, मुझे दुख होता है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेनरी के नियम का सूत्र है, तो आप बताएं, वीडियो को रोकें और फिर बताएं। आपको लग रहा होगा, कोई बता रहा होगा कि भैया ये ऑप्शन है, अच्छा कोई बता रहा होगा बी ऑप्शन है, कोई बता रहा होगा सी ऑप्शन है, कोई बता रहा होगा डी ऑप्शन है। तो मेरे दोस्त ये चारों ऑप्शन गलत है। पांचवा ऑप्शन मैं दे देता हूं। यहाँ पर एमपी बोर्ड द्वारा गलत प्रिंट किया गया है। P बराबर के एच इंटू एक्स, ये फॉर्मूला होता है यदि आपने हेनरी नियम पढ़ा होगा तो, या फिर आपने ये पढ़ा होगा एम समानुपाती पी, तो एम बराबर आ जाता है के एच पी। आपने जरूर फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं, तो ये दोनों नोट कर लेना। कभी ये पूछ लेता है तो कभी ये पूछ लेता है, हमें दोनों नोट कर लेने हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी सेल का उपयोग निम्न में से किस युक्ति में होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा तुक्के कैसे लगाना है ना। तो याद रखें, तुक्के तभी लगा पाओगे जब आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। मैं इतनी नहीं फेंकूंगा कि बिना पढ़े तुक्के लगा दो, पूरे में से पूरे नंबर ले लो, भाई ऐसा नहीं होता है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दीवाल घड़ी दिख रही है, कौन सी घड़ी दिख रही है, दीवाल घड़ी। तो दोस्त जो दीवाल घड़ी होती है, दीवाल घड़ी में शुष्क सेल यूज होता है। कौन सा सेल यूज होता है, शुष्क सेल यूज होता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने देखे होंगे, जैसे अपने घर में रिबोर्ड रहता है ना, रिबोर्ड में वो सेल लगे रहते हैं, वो शुष्क सेल होते हैं। ऐसे ही सेल, सेम सेल अलार्म घड़ी में लगे रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अधिकतर जो मरकरी सेल हैं वो कहाँ यूज होते हैं। एक तो जो लंबे चलते हैं, मतलब बहुत समय तक चलते हैं, और छोटी जो युक्ति रहती है, मतलब छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, अधिकतर उनमें यूज होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कॉल बेल, है ना। ये जो सी है, सी आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं मरकरी सेल क्या होते हैं, वो बटन के जैसे होते हैं। आपकी जो हाथ घड़ी होती है ना, हाथ घड़ी में वो आप डलवाने जाते हो तो 5 रुपये लेते हैं ना, बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं, कपूर के टिकिए घाई, बटन घाई, है ना। तो ये सेल होते हैं। अब चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। आपको मैं सबसे पहले एक नोट लिखा दूं। अगर किसी में आयगमित इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी में आयगमित इलेक्ट्रॉन है, आयगमित इलेक्ट्रॉन है, तो वह चीज अनुचुंबकीय होती है। याद रखने का क्या तरीका है, आ से आयुग्मित और आ से अणु, है ना। आ से आयुग्मित और आ से क्या है, अणु है। देख लो भाई, सेम सेम है, तो आपको याद हो गया, आयुग्मित तो अनुचुंबकीय। अब देखो, और एक बात और बता दूंगा, अनुचुंबकीय आयनित इलेक्ट्रॉन है तो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन। यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कैसे इलेक्ट्रॉन है, युग्मित, तो वो चीज कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। और कलर क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आ जाए कि बताओ यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो कैसी प्रकृति होगी, तो आप बता देंगे भाई साहब कि प्रतिचुंबकीय होगी और कलर नहीं होगा, रंगहीन कलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा, सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो रिक्त कक्षक है, रिक्त कक्षक मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं,
जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो युग्मित और अयुग्मित का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ये तो गलत हो गया। अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धपूरित कक्षक में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूर्ण भरित कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे लिखा युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पर इनको और अच्छा आंसर ये दे सकते थे, यहाँ पे लिखते अपूर्ण कक्षक। क्या लिखते? अपूर्ण कक्षक, तो वो बेस्ट आंसर होता। लेकिन फिर भी इन 4 ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, या जो सही ऑप्शन है वो है अर्धपूरित कक्षक। ठीक है, क्या आपको ये तीनों जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हुई? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है केंद्रीय धातु आयन परमाणु से जुड़े लिगेंड की संख्या कहलाती है। तो देखो, यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या है, ये ऑप्शन गलत है, ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकता। जो केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंड है, या तो होता है समन्वय संख्या, है ना, और समन्वय संख्या को बोलते हैं उपसहसंयोजक संख्या। तो यहाँ पे इन्होंने समन्वय मंडल लिख दिया है अब। ठीक है, और यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर है वो है उप सहसंयोजक संख्या। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, या तो लिखा रहेगा उपसहसंयोजक संख्या या कभी कभी आ जाता है समन्वय संख्या। तो इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु रहता है उससे लिगेंड जुड़े रहते हैं। एक जुड़ा है, दो जुड़ा है, तीन जुड़ा है, चार जुड़ा है। अगर 4 लिगेंड जुड़े हैं, है ना, तो नंबर ऑफ 4 लिगेंड है, मान के चलो K4 FeCN6 है। इसमें लिगेंड कितने जुड़े हैं? 6। ये लिगेंड होता है और एक केंद्रीय धातु परमाणु है। तो यहाँ पे उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक एमीन की संरचना है, कैसी होती है? तो याद रखना भाई मेरे, इसकी संरचना पिरामिडीय होती है। आप संकर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है ज्यूटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण है। तो देखिए, उभयधर्मी प्रकृति पूछा है, अब तुक्का इसमें लगा सकते हैं। उभयधर्मी क्या, ना जो अम्ल हो ना क्षार हो, तो इसमें क्या लिखा है? अम्लीय समूह की उपस्थिति, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें अपन तुक्का लगा सकते हैं। क्षारीय समूह की उपस्थिति, तो भैया वो तो चीज तो क्षारीय हो जाएगी। दो क्षारीय समूह की उपस्थिति, तो वो तो और क्षारीय हो जाएगी। यहाँ पे लिखा एक अम्लीय व एक क्षारीय समूह की उपस्थिति, तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? उदासीन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये अपन तुक्का लगाने की विधि समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है सोडा वाटर में विलय प्रावस्था है। 16 वाटर में विलय प्रावस्था है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा विलय प्रावस्था गैस है। क्या है? गैस है। अब अगर इन्होंने पूछा है कौन सी गैस है, तो सोडा वाटर में होती है कौन सी? CO2 गैस। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस, है ना। तो कौन सी विलय अवस्था है? हालांकि इसका आंसर गैस होना चाहिए, लेकिन आप ज्यादा डिटेल में लिखना चाहें तो कौन सी गैस है, तो वो CO2 गैस है। ठीक है, एनोड पर होता है। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो एनोड पर अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। गंदी राइटिंग है, लेकिन चलेगा, आप थोड़ा बहुत चला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 में केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। रजत दर्पण परीक्षण खालिस्तान दर्शाते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। कौन दिखाता है? एल्डिहाइड। प्राथमिक एमीन द्वितीय एमीन की तुलना में क्या होते हैं? अधिक क्षारीय होते हैं। अधिक। फिर पूछा है यदि शर्करा में प्रकार्यात्मक समूह CHO, जी क्या है? एल्डिहाइड हो, तो यह शर्करा होगी। जब एल्डिहाइड है तो भाई हो जाएगी एल्डोस। कौन सी शर्करा हो जाएगी? एल्डोस। तो ये आपके खालिस्तान यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, यदि इस वीडियो पे ऐसी यदि इस वीडियो पे 50 लाइक आ जाते हैं तो आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा।
दोस्त 4 लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वीडियो पे 4 व्यूज आते हैं यार, तो कृपया थोड़े से व्यूज बढ़ाएं, मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, आप समझ सकते हैं आप मेरी मेहनत को। यदि आपको पसंद नहीं आ रही हो मेहनत, तो आप वीडियो को बाकायदा डिसलाइक जरूर करके जाएं, है ना। यदि आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। चलते हैं अपने टॉपिक पे। सत्य सत्य लिखिए। सत्य सत्य में देखिए, पहला है बिलियन, 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। तो हमने ये परिभाषा पढ़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी। करेक्ट आंसर है सत्य। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है ना। तो यह भी क्या है, सत्य है, क्योंकि आपने लिखा होगा C बराबर 1/R, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या R बराबर 1/C। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट C2H5OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। मैं आपको बता दूं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होती है, मैं कहाँ लिख दूं, एक मिनट रुक जाओ, मैं जगह देख रहा हूँ, यहाँ पे समझा दूं आपको, है ना। यहाँ पे यदि मान के चलो CH3CH2OH, कितने इसमें मैं कहूँ कि ये क्या है, आप कहोगे कि एल्कोहल है। कितने OH हैं, आपने कहा एक OH है, कितने हैं, एक। तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। यदि इस पूरे चेन में दो दो OH होंगे तो हम बोलेंगे डाई, है ना। 3 होंगे तो हम बोलेंगे ट्राई। ठीक, तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा मोनोहाइड्रिक, मतलब यहाँ पे कितने OH होने चाहिए, एक। यदि यहाँ पे लिखा डाईहाइड्रिक, तो इस पूरे में कितने होने चाहिए, 2। यदि यहाँ पे लिखा ट्राईहाइड्रिक, मतलब कितने OH होने चाहिए, 3। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परीक्षण में होता है। जी बिल्कुल, इसका उपयोग खाद्य परीक्षण में होता है। ये क्या करता है कि जो ईस्ट रहता है ना, बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता, मतलब इसको प्रिजर्व करता है। ऐसा समझ लियो कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको सुरक्षित करता है, खराब नहीं होने देता, है ना। जैसे अपने घर में फ्रिज रहता है ना, अपन खाना रख देते हैं फ्रिज में, तो फ्रिज क्या कर रहा है, अपने खाना को प्रिजर्व कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है कि आपका जो खाना है भाई साहब वो खराब नहीं होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, माल्टेस एंजाइम माल्टोस के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा असत्य है, क्योंकि यह असत्य बात बोल रहा है। नेक्स्ट है हार्मोन्स रक्त की शर्करा में प्रवाहित होकर उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। तो भाई साहब ये सत्य है, ये क्या हो जाएगा, सत्य है। अब चलते हैं अपन सही जोड़ी पर। सही जोड़ी बना दूं बच्चों के जैसे, मैं आपको यहाँ पे सही जोड़ी बना के बताऊंगा। प्राथमिक सेल है, आपने पढ़ा है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे होते हैं जो एक बार यूज किए और अपने फेंक दिए। द्वितीयक सेल वो होते हैं जिन्हें हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, मतलब उत्क्रमणीय वाली चीज होते हैं। तो जो प्राथमिक सेल है, यहाँ पे हम तुक्का लगाएंगे कि अनुत्क्रमणीय होते हैं। द्वितीयक सेल कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। इसके बाद है सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा क्या है, सक्रिय ऊर्जा ऊर्जा अवरोध है। पॉली हेलो एल्केन, तो आपने फ्रीगॉन पढ़ा है, फ्रीगॉन क्लोरोफ्लोरो के व्युत्पन्न है ना, मतलब उसमें हेलोजन परमाणु बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जब हेलोजन परमाणु एक से अधिक हैं तो अपन बोल, अगर 2 हैं तो डाई बोलते हैं, अब एक से अधिक है तो यहाँ इन्होंने बोल दिया है पॉली है भाई साहब, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टरीकरण। और एजोबेंजीन, इसका यूज होता है रंजक में। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। कैडमियम में आयनित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0, है ना। कैसे आंसर हो जाएगा, चलो मैं बताता हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा जिंक कैडमियम पारा, जिंक कैडमियम पारा। तो हम जिंक का लिख के जानते हैं, है ना। जो जिंक का होगा वही कैडमियम का होगा, मतलब बाहरी क्वेश्चन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि एक ही समूह का है। तो जिंक कैडमियम पारा, देखो मैं आपको बताऊं, जिंक
कैडमियम और पारा मरकरी। ये तीनों जब आप आवर्त सारणी में देखोगे तो ये एक ही लाइन में होंगे। एक ही लाइन में होंगे तो इनका अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास सेम होगा, अकेले कोष बदलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपको पता है, जो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जब अपन लिखते हैं AR मतलब अपन लिखते हैं 18 तक, फिर अपन क्या लिखते हैं 4s2 और 3d10। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लास्ट का 5s2 4d10। तो देखो सारे जो उपकोष हैं, है ना, कक्षक हैं, वो भरे हुए हैं, तो आयनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं इसको साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो या लिख लो। चलो मैं साफ कर देता हूँ। इसके बाद है Cr+3 आयन का कलर कैसा होगा। तो भाई ये याद रखना पड़ता है ना, मैंने याद किए थे, ट्रिक से याद किए थे। अब वीडियो लंबी हो रही है तो आप सीधा याद रखो, बैगनी रंग होता है। कैटेकॉल की संरचना होती है, यहाँ पे आपको संरचना बना के बताना है। कैटेकॉल में क्या होता है, 2 OH समूह होते हैं कुछ इस तरीके की। देखो ऐसे बनाओगे आप, एक रिंग बना लो फट से, आपने एक रिंग बना ली। रिंग के बाद एक ऐसा गोला बना दो, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। इसके बाद एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर। कितने OH हो गए, 2। याद रखना 2 OH रहते हैं, ठीक है। चलो, द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले उत्पाद का नाम, तो आ जाएगा आंसर क्या, कीटोन। क्या मिलता है हमें इससे, कीटोन मिलता है, लिख देते हैं हम। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कीटोन। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया होने पर प्राप्त यौगिक का नाम ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड या अम्ल। तो दोस्तों ये रहे 5 क्वेश्चन, मैंने नेक्स्ट वीडियो बना ली है। 6 क्वेश्चन से लेके सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन जब इस वीडियो पे होंगे पूरे 50 लाइक, अब इतना छोटा सा तो टारगेट रख रहा हूँ यार, अब इतना भी महंगा हो गया क्या। जब इस वीडियो पे होंगे 50 लाइक, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट अपलोड जरूर कर दूंगा। दोस्त इतना आप काम कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आपको लगता है कि मैंने मदद की है तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना, टारगेट मत भूलना 50 लाइक का।